12वीं से 15वीं शताब्दी तक के भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए संस्कृत में शिलालेखों के महत्व की जांच कीजिए। प्रस्तावना। 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच संस्कृत शिलालेख भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत रहे। यद्यपि इस काल में क्षेत्रीय भाषाओं और फारसी का प्रभाव बढ़ा, फिर भी संस्कृत राजाज्ञाओं, धार्मिक दानपत्रों और विद्वत संवाद की प्रमुख भाषा बनी रही। 1. राजनीतिक महत्व। वंशावलियां और राजवंशीय विवरण। संस्कृत शिलालेख मंदिरों की दीवारों या स्तंभों पर उत्कीर्ण होकर विस्तृत वंशावलियां प्रस्तुत करते थे, जैसे चोल, होयसाल और विजयनगर शासकों की। सैन्य उपलब्धियां। विजय शिलालेखों में युद्ध, विजय, गठबंधन और सीमा विस्तार का वर्णन मिलता है। प्रशासनिक जानकारी। भूमि, ग्राम या करछूट के अनुदानों का उल्लेख शासन प्रणाली और राजस्व संरचना को स्पष्ट करता है। 2. धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से। मंदिर दान। अनेक शिलालेख मंदिरों, मठों और शिक्षण संस्थानों को दिए गए दान का विवरण देते हैं, जिससे धर्म राजनीति संबंध स्पष्ट होता है। कला और वास्तुकला। निर्माण और जीर्णोद्धार के शिलालेख वास्तुकला शैली और संरक्षकों की जानकारी देते हैं। दर्शन और साहित्य। संस्कृत छंदों में शैव, वैष्णव और जैन विचारधाराओं का वर्णन मिलता है। 3. सामाजिक आर्थिक जानकारी। आर्थिक लेनदेन, भूमि सर्वेक्षण, मापतौल और व्यापार से संबंधित विवरण अर्थव्यवस्था की संरचना को दर्शाते हैं। सामाजिक संरचना, जाति, पेशे और विशेषाधिकार संबंधी जानकारी मिलती है। 4. भाषाई महत्व। संस्कृत का सतत उपयोग यह दर्शाता है कि यह प्राचीन परंपराओं और अखिल भारतीय सांस्कृतिक एकता का प्रतीक थी। निष्कर्ष। 12वीं से 15वीं शताब्दी के संस्कृत शिलालेख न केवल राजनीतिक घटनाओं का बल्कि सामाजिक और धार्मिक जीवन का भी जीवंत चित्र प्रस्तुत करते हैं। राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद संस्कृत राजकीय अधिकार और सांस्कृतिक गौरव की एकता का माध्यम बनी रही। दिल्ली के सुल्तानों के अधीन राजस्व के चरित्र पर एक टिप्पणी लिखिए तथा कुलीन वर्ग के बदलते चरित्र की जांच कीजिए। प्रस्तावना। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ई के शासनकाल में विभिन्न वंशों ममलूक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी के अधीन एक केंद्रीकृत राजसत्ता का विकास हुआ। सुल्तानों का शासन इस्लामी राजनीतिक सिद्धांत, फारसी परंपराओं तथा भारतीय परिस्थितियों के व्यावहारिक आवश्यकताओं से प्रभावित था। कुलीन वर्ग प्रशासन और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, परंतु समय के साथ इसका स्वरूप बदलता गया। 2. सुल्तानों के अधीन राजसत्ता का स्वरूप। धर्माधारित सत्ता। सुल्तान को ईश्वर की छाया, जिल्ल-ए-इलाही, माना जाता था, जिसका कर्तव्य इस्लाम के सिद्धांतों की रक्षा और न्याय की स्थापना करना था। सर्वोच्च अधिकार। यद्यपि सिद्धांत रूप से सुल्तान शरीयत से बंधा था, पर व्यवहार में उसकी राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति लगभग असीमित थी। फारसी इस्लामी परंपराएं। प्रशासनिक भाषा फारसी थी और दरबार में फारसी रीति रिवाज, उपाधियां और शिष्टाचार अपनाए गए। केंद्रीकृत नियंत्रण। प्रांतीय सूबेदारों, इक्तेदारों पर निगरानी, स्थानांतरण और अधिकार सीमित कर नियंत्रण रखा जाता था। सैन्य बल पर निर्भरता। सुल्तान की शक्ति मजबूत घुड़सवार सेना, दास सैनिकों और केंद्रीकृत सैन्य प्रशासन पर आधारित थी। उत्तराधिकार का निश्चित नियम नहीं। उत्तराधिकार सैन्य समर्थन और दरबारी राजनीति पर निर्भर था, जिससे गृहकलह होती थी। 3. कुलीन वर्ग का बदलता स्वरूप। प्रारंभिक काल। ममलूक काल। कुलीन वर्ग मुख्यतः तुर्की दास सैनिकों, बंदगाने खास का था, जो सुल्तान के प्रति निष्ठावान रहते थे। खिलजी काल में विस्तार। अलाउद्दीन खिलजी ने तुर्कों पर निर्भरता घटाकर अफगानों और भारतीय मुसलमानों को भी सम्मिलित किया। तुगलक काल में विविधता। मोहम्मद बिन तुगलक ने फारसी, अरब और स्थानीय मुस्लिमों को नोबिलिटी में शामिल किया। सैयद और लोदी काल। अफगान सरदार प्रमुख हो गए। कुलीन वर्ग अधिक जनजातीय और कम केंद्रीकृत था। निष्ठा से गुटबाजी तक। समय के साथ नोबिलिटी सत्तालोलुप गुटों में बदल गई, जिससे सल्तनत अस्थिर हुई। 4. राजसत्ता और कुलीन वर्ग का संबंध। परस्पर निर्भरता। सुल्तान प्रशासन और सैन्य नेतृत्व हेतु नोबल्स पर निर्भर थे,
नोबल्स को प्रतिष्ठा और धन के लिए राजकीय संरक्षण चाहिए था। संघर्ष और नियंत्रण। कुलीनों को कमजोर करने के लिए स्थानांतरण, संपत्ति जब्ती और नए नोबल वर्ग का निर्माण किया गया। सांस्कृतिक संरक्षण। कुलीन वर्ग ने स्थापत्य, साहित्य और शिक्षा का संरक्षण किया, जिससे सल्तनत की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा बढ़ी। 5. निष्कर्ष। दिल्ली सुल्तानों की राजसत्ता ने इस्लामी धार्मिक आदर्शों और भारतीय वास्तविकताओं का समन्वय किया। कुलीन वर्ग का स्वरूप सीमित सैन्य अभिजात्य से बदलकर विविधतापूर्ण किंतु गुटबाज एरिस्टोक्रेसी में बदल गया। शासक और नोबल्स के बीच का यह बदलता संबंध सल्तनत के सुदृढ़ीकरण और विघटन दोनों में निर्णायक रहा। बहमनी सल्तनत में अफवाकियों और दखिनों के बीच संघर्ष की प्रकृति की आलोचनात्मक जांच कीजिए। बहमनी सल्तनत 1347 से 1527 में दो प्रमुख गुटों, अफवाकी, विदेशी और दखिन, स्थानीय, के बीच तीव्र राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिद्वंद्विता देखी गई। पृष्ठभूमि। अफवाकी प्रायः फारसी, अरबी या मध्य एशियाई मूल के प्रवासी थे, जो प्रशासनिक सेवा और आश्रय के लिए दक्कन आए थे। दखिन स्थानीय मुस्लिम परिवर्तित या पूर्ववर्ती बसने वालों के वंशज थे। संघर्ष का स्वरूप। यह प्रतिद्वंद्विता जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक भिन्नताओं पर आधारित थी। अफवाकी अपने विदेशी पृष्ठभूमि के कारण उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन होते और शाही कृपा प्राप्त करते, जिससे दखिनों में असंतोष बढ़ता। दखिन अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करते और विदेशी अधिकारियों के वर्चस्व का विरोध करते। प्रशासनिक विवाद। जागीर वितरण, दरबारी उपाधियों और सैन्य नेतृत्व को लेकर विवाद उत्पन्न हुए। दखिनों का आरोप था कि अफवाकी स्थानीय हितों की अनदेखी करते हैं। शासन पर प्रभाव। इस विभाजन ने प्रशासनिक एकता को कमजोर किया, दरबार में गुटबाजी को बढ़ाया और कभी-कभी हिंसक टकराव को जन्म दिया। परिणामस्वरूप प्रांतीय सूबेदारों की स्वायत्तता बढ़ी। ऐतिहासिक महत्व। यह संघर्ष प्रवासी अभिजात्य वर्ग और स्थानीय कुलीन वर्ग के बीच राजनीतिक प्रभुत्व की लड़ाई का प्रतीक था। समय के साथ इसने बहमनी राज्य की एकता को नष्ट कर दिया और इसे बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर जैसे। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार विनियमन नीतियों के उद्देश्यों की जांच कीजिए। क्या इससे इच्छित उद्देश्य पूरा हुआ? टिप्पणी कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार विनियमन नीतियां, उद्देश्य और प्रभाव। उद्देश्य: मूल्य नियंत्रण, आवश्यक वस्तुओं, अनाज, कपड़ा, घी, चीनी, तेल आदि के दाम तय कर महंगाई रोकना। नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना। सरकारी कोठार स्थापित कर दिल्ली में वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता बनाए रखना। मुनाफाखोरी और जमाखोरी पर रोक। जमाखोरों व कालाबाजारी करने वालों को कठोर दंड देना। सेना का सहयोग। सेना को निश्चित वेतन मिलता था, इसलिए सस्ती वस्तुएं सैनिकों के निर्वाह के लिए आवश्यक थीं। प्रशासन को मजबूत करना। स्थिर बाजारों से जनता व सैनिकों में असंतोष रोकना। उपाय: शाहनाए मंडी की नियुक्ति कर निगरानी। कारीगरों व मजदूरों के वेतन तय करना। व्यापारियों व बिचौलियों पर सख्त निगरानी। अलग अलग वस्तुओं के लिए विशेष बाजार। प्रभाव: शुरुआत में कीमतें स्थिर रहीं, आपूर्ति नियमित रही और सेना को आर्थिक लाभ हुआ। जमाखोरी व मुनाफाखोरी पर अंकुश लगा। सीमाएं: यह व्यवस्था खिलजी के व्यक्तिगत नियंत्रण पर निर्भर थी। उनके निधन के बाद सख्ती कम हुई और कीमतें बढ़ी। कठोर दंड से व्यापारियों में असंतोष भी फैला। निष्कर्ष: अलाउद्दीन की नीतियों ने अल्पकालिक उद्देश्य पूरे किए, किंतु दीर्घकालिक रूप से यह व्यवस्था टिकाऊ सिद्ध नहीं हुई। 12वीं और 15वीं शताब्दी के बीच भारत में चित्रकला की परंपराओं पर एक नोट लिखिए। 12वीं से 15वीं शताब्दी में भारत में चित्रकला की परंपराएं। 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच भारत की चित्रकला में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए, जो उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को दर्शाते हैं। 1. धार्मिक विषय। जैन एवं बौद्ध पांडुलिपि चित्रण। पश्चिमी भारत, विशेषकर गुजरात और राजस्थान में तालपत्र पांडुलिपियों में जैन तीर्थंकरों और बौद्ध कथाओं का चित्रण प्रमुख रहा। हिंदू भक्ति पर कला, रामायण, महाभारत और भागवत पुराण के प्रसंगों का चित्रांकन किया गया। 2. क्षेत्रीय शैलियाँ। पश्चिमी भारतीय शैली, गहरे रंग,
कोणीय आकृतियाँ और स्पष्ट कथा प्रस्तुति इसकी विशेषताएं थीं। पूर्वी भारतीय पाल शैली 13वीं शताब्दी के आरंभ तक बंगाल और बिहार में प्रचलित रही, जिसमें सूक्ष्म रेखांकन और सुरुचिपूर्ण आकृतियाँ मिलती है। 3. फारसी प्रभाव। दिल्ली सल्तनत के आगमन के साथ फारसी मिनिएचर चित्रण तकनीकें भारत में आईं, जिससे दरबारी चित्र और स्थापत्य सजावट में नई शैली विकसित हुई। 4. दरबारी संरक्षण। सुल्तानों और प्रादेशिक शासकों ने धार्मिक व सजावटी प्रयोजनों के लिए चित्रकला का संरक्षण किया, जिससे स्थानीय और इस्लामी तत्वों का सम्मिश्रण हुआ। महत्व। यह काल प्राचीन भित्ति चित्र परंपरा और बाद की मुगल मिनिएचर शैली के बीच सेतु सिद्ध हुआ, जिसमें देशी रूपांकनों को संरक्षित रखते हुए विदेशी शैलियों का समावेश हुआ। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो 1253 से 1325 दिल्ली सल्तनत के प्रमुख सूफी कवि, संगीतज्ञ और इतिहासकार थे। उन्हें तोताए हिंद कहा जाता है। वे फारसी, हिंदी और ब्रजभाषा में रचनाएं करते थे। उन्होंने गज़ल, कविता, पहेली और मुकरियों में निपुणता पाई। संगीत में खुसरो ने कव्वाली को लोकप्रिय बनाया और सितार व तबला जैसे वाद्ययंत्रों के विकास में योगदान दिया। उनकी कृतियाँ सांस्कृतिक समन्वय और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानी जाती है। नयनकारा प्रणाली। नयनकारा प्रणाली दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य में भूमि प्रशासन की एक व्यवस्था थी। इस प्रणाली के अंतर्गत भूमि राजस्व के बदले में सैनिकों और अधिकारियों को भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी। इन अधिकारियों को नायक कहा जाता था, जो बदले में अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था, कर वसूली और सैन्य सेवाओं के लिए उत्तरदायी होते थे। यह व्यवस्था राज्य की सैन्य शक्ति और प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करने का माध्यम थी, परंतु समय के साथ नायक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होने लगे। मुहम्मद तुगलक की सांकेतिक मुद्रा। मुहम्मद बिन तुगलक ने 14वीं शताब्दी में तांबे और पीतल की सांकेतिक मुद्रा जारी की, जो चांदी के सिक्कों के समान मूल्य पर चलनी थी। इस योजना का उद्देश्य कीमती धातुओं की कमी को दूर करना और सरकारी वित्त को सुदृढ़ करना था, परंतु नकली सिक्कों के व्यापक प्रचलन और जनता के अविश्वास के कारण यह योजना असफल हो गई। अंततः सरकार को इन सिक्कों को चांदी में बदलना पड़ा, जिससे खजाने पर भारी बोझ पड़ा। सैन्य प्रौद्योगिकी। 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच भारत में सैन्य प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। इस काल में घुड़सवार सेना, बारूद के शुरुआती उपयोग और किलेबंदी की नई तकनीकें अपनाई गईं। इस्लामी शासन के तहत तुर्की धनुष, लोहे के कवच और घेराबंदी के हथियार जैसे मंगोनेल और त्रेबुशे का उपयोग बढ़ा। बाद में बारूदी हथियारों का प्रयोग युद्ध में निर्णायक बनने लगा। इन तकनीकों ने युद्धक क्षमता में वृद्धि की और साम्राज्यों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन 7वीं से 15वीं शताब्दी के बीच विशेष रूप से प्रभावी रहा। इसमें अलवार, वैष्णव संत और नयनार, शैव संत प्रमुख थे। इन संतों ने भक्ति, प्रेम और भगवान के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर जोर दिया। भक्ति आंदोलन ने जातिपांति और अनुष्ठानिक जटिलताओं का विरोध किया तथा भक्ति को साधना का मुख्य साधन माना। इस आंदोलन ने धार्मिक एकता, भाषा और क्षेत्रीय साहित्य के विकास को प्रोत्साहित किया, जिससे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन आया।